चलिए हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। मैं इसे थोड़ा सामने नीचे रख देता हूँ, कमेंट बीच बीच में रीड करूँगा आपके। ठीक, अभी हम क्लास प्रारंभ करते हैं। चलिए, शुभ संध्या सभी को। आइए देखो, आज का आप हेडिंग देख चुके हैं। हेडिंग में क्या डला हुआ है? स्टीफन्स लॉ, और स्लैश यानी कि एक डंडा है पूर्ण विराम वाला, और फिर लिखा हुआ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये लिखा हुआ है। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, स्टीफन्स लॉ के बारे में और फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में। देखो, दो लॉ थे आपके। स्टीफन्स लॉ था, स्टीफन्स लॉ दिख रहा है क्लियरली? कोई थोड़ा बड़ा लिखूं मैं या इतना सही है? पहले स्टीफन्स लॉ था और दूसरा आपका था स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन लॉ था और सेकंड था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये आपके दो लॉ थे। दोनों लॉ एक दूसरे से ही मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते क्या, एक ही लॉ हैं। किसी किसी बुक में तो इन्हें एक ही बताया गया हुआ है, लेकिन मैं पूरा तुम्हारे डेप्थ में उतर रहा हूं तो मैं अलग अलग चर्चा करूंगा इनकी। देखो, आपके पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, मैंने इसकी चर्चा की थी। ब्लैक बॉडी कौन सी बॉडी होती है? जो अपने ऊपर डलने वाला सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले? सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब सोख ले। वही बताया था इससे जस्ट पहली वीडियो में, बहुत अच्छे से हमने इसका डिस्कशन किया था। अब हम चर्चा किसकी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? अब हम कर रहे हैं स्टीफन्स लॉ की। तो स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है द रेडिएंट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ, अभी लिखना नहीं है, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट। रेडिएंट आप जानते हो, रेडिएशन के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ। वाओ, कितने सारे पर यूनिट आ गए। एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बड़े ध्यान से सुनना, अभी समझाऊंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PROPORTION, प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझे मुन्ना? नहीं, क्या लिखा हमने? मुन्ना ताता तुन्ना, बताओ क्या लिखा है प्यारे बच्चों? देखो, अभी चर्चा कर रहे हैं। हमने लिखा द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यानी कि भी जितनी भी एनर्जी रेडिएंट या थर्मल एनर्जी होती है उसका जो अमाउंट होता है टोटल, एक टाइम में, एक सेकंड निकाल लो, एक ही मीटर स्क्वायर एरियस है और एक ही यूनिट वेवलेंथ होनी चाहिए किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। तो उस टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात स्टेटमेंट है। मैं एक सेकंड दूसरा मार्कर और उठा लूं। ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जो किसने दिया था? स्टीफन ने। और बोल्ट्जमैन ने इस स्टीफन के स्टेटमेंट में हल्का सा चेंज करके इसका प्रूफ भी दिया था, जिसे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अभी आपके कमेंट थोड़ी देर में लूंगा। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ एट गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। छाप लो। बस इससे पहले क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक, लिख लिया? लिख लिया। इसके बाद लिखना, इधर लिख दे रहा हूं, इधर काफी स्पेस पड़ा है। दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। अब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। आपको बेसिक सी चीज पता है, जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। ठीक, कांस्टेंट आने का मतलब भाई, यहाँ स्टीफन ने अपना कांस्टेंट मानना था। अपना कांस्टेंट क्या मानना था स्टीफन ने? सिग्मा। ये सिग्मा क्या है भाई? वेयर सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट। तो ये आपका रियल लो क्या आ गया? ये आ गया।
E इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। आपने पढ़ा भी होगा, 11वीं क्लास में है आपके थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, 11वें चैप्टर में है। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब अभी दूंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखें। ठीक, चलिए देखो यहां पर हमने लिखा द अमाउंट ऑफ पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट वेवलेंथ एट गिवन टेम्परेचर। भाई साहब हमने एक इसमें हल्का सा वर्ड भूल गए, क्या? द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट वेवलेंथ एट गिवन टेम्परेचर। एट गिवन टेम्परेचर, यहां पे एक चीज ऑफ लिख लो, ऑफ परफेक्टली यहां लिख रहा हूं, ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये चीज और लिख लो भाई, क्योंकि यहां एक मैं नई चीज ऐड करवाऊंगा। क्या? द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट वेवलेंथ एट गिवन टेम्परेचर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब क्वेश्चन बनता है, यहां इसे रफ कर दूं। ठीक, इफ लिखो, इफ बॉडी इज नॉट perfectly black, if the body is not perfectly black, if the body is not perfectly black। ठीक भाई, आजकल हमारा फोकस पढ़ाई पे है, कमेंट की चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। इफ द बॉडी इज नॉट परफेक्टली ब्लैक देन, देखो अभी हमने डेफिनेशन लिखी, वो डेफिनेशन किसके लिए लिखी गई थी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। अब हम कह रहे हैं अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक ना हो, यदि बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं हो तो फिर क्या करेंगे भाई? फिर लिखेंगे हम E इक्वल्स टू सिग्मा ई टी की पावर 4। अब आप कहोगे ये E कहां से आ गया? अब ये E कहीं से नहीं आया। वेयर E बी द इमिसिविटी ऑफ द बॉडी, कि बॉडी कितना टेम्परेचर या कितनी एनर्जी रिलीज कर रही है टोटल के साथ, इमिसिविटी। क्यों? अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है भाई, वो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। हमने ये तो बताया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो आपका E होता है 1 होता है। तो इसलिए जो हमने स्टीफंस का लॉ लिखा था ना, ये वाला, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए लिखा था। ठीक है, समझना इस बात को। बुक में केवल इतना लिखा हुआ है, इससे पहले का, या आप BSc में हो तो थोड़ा सा एडवांस कर लो, इस वजह से बताया है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर लो। चलिए अब हम इसमें आगे लिखते हैं। ठीक, लिखो बोल्ट्जमैन गिव द, लिख लो बोल्ट्जमैन गिव द, बोल्ट्जमैन ने दिया, क्या दिया? थ्योरेटिकल प्रूफ। ये जो बात थी, बोल्ट्जमैन ने इसका थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था। थ्योरेटिकल मतलब स्टेटमेंट के थ्रू कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। ठीक, लिखो बोल्ट्जमैन गेव द थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ। बोल्ट्जमैन गेव द थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर बोल्ट्जमैन ने इसका थ्योरेटिकल प्रूफ दिया। कैसे दिया पढ़ेंगे, तसल्ली रखो। ठीक, क्या? बोल्ट्जमैन गेव द थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फुल स्टॉप। सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। लिख लिया। अब हेडिंग डाल लीजिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब हम किसकी चर्चा करेंगे भाई? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की चर्चा करेंगे अब हम। लिखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर क्या किया था बोल्ट्जमैन ने? कोई एक नई चीज नहीं दौड़ाई,
एक बेसिक बच्चों वाली चीज दौड़ाई थी। इन्होंने कहा था कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, जिसका टेम्परेचर टी है, हमने उसे, ये कोई बॉडी है ये रही, इसका टेम्परेचर टी है, हमने इसे चारों तरफ से घेर दिया एक किससे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी से जिसका टेम्परेचर टी नोट है। ठीक, अभी बोल्ट्जमैन ने ये बताया, बोल्ट्जमैन ने कहा कि इसका जो सीन है, किसका, इसका हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी होगी, सिग्मा टी की पावर 4, इसके थ्रू कितनी होगी, सिग्मा टी की पावर टी नोट की पावर 4। यही तो होगा दोनों के थ्रू रेडिएंट एनर्जी। अगर हमें चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले आप एक चीज लिखिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लो, लिखिए, let us consider a body of temperature T surrounded by a black body of temperature T naught, then THEN, then the body will lose द एनर्जी सिग्मा टी की पावर 4, इतनी एनर्जी इसमें जाएगी। क्यों जाएगी अभी बताएंगे। एंड द ब्लैक बॉडी गेन द एनर्जी ऑफ सिग्मा टी की पावर टी नोट की पावर 4, सिग्मा टी नोट की पावर 4, सिग्मा टी नोट की पावर 4। देखो यार, सिंपल सी चीज समझो, रटना एक अलग चीज है, जो मैं बात लिखा रहा हूं इसे पहले समझो। ये भाई टेम्परेचर टी है, मैंने इसके चारों तरफ एक क्या लगा दी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी लगा दी है। इसका टेम्परेचर कितना है, टी नोट। हमने क्या पढ़ा, ब्लैक बॉडी क्या होती है, अपने ऊपर डलने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। आप सिंपल सी एक चीज देखो, ये जो है ये रहा, क्या ये इस पर रेडिएशन नहीं डल रहा, तो क्या ये इसे एब्जॉर्ब नहीं करना स्टार्ट कर देगी? तो इसमें तो कमी होगी, कितने की कमी, इतने की। इसमें क्या होगा, गेन होगा, कितने का, इतने का। तो रिजल्टेंट एनर्जी कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस। एनर्जी कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस। लिखो, देन द रिजल्टेंट एनर्जी विल बी, देन द रिजल्टेंट एनर्जी विल बी कितना? भाई आप एक काम करो, ये जो E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 था, इसे E1 मान लो, और ये जो था इसे E2 मान लो, E2 मान लो। ठीक, अब कितनी होगी रिजल्टेंट, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा टी की पावर 4, E2 की वैल्यू सिग्मा टी नोट टी की पावर 4, सिग्मा कॉमन टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। अभी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी है भाई, हमने बताया है कि हम सब कुछ करेंगे तो सब कुछ करेंगे। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा सा है, लिख रहे हो साथ साथ लिख लो, और स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें लाइन लिखो, इफ ए बॉडी हैज इमिसिविटी E, देन भाई हमने वापस से ब्लैक बॉडी लेकर निकाला था, अब हमने कहा हमारे पास इमिसिविटी E है, तो आपके पास क्या होगा भाई, E से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेम सिंपल। बस ये मैं ई वाली चीज एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं, एडवांस बना रहा हूं, क्योंकि अगर एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ ले, आप धड़ल्ले से कर दो एकदम। ठीक है, चलिए चले। इमिसिविटी, हमने इमिसिव पावर लिखाया हुआ है, उसके ही कोफिशिएंट को इमिसिविटी बोलते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर यहां तक करोगे तो भी काम चल जाएगा, यहां तक। ठीक, तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और स्टीफन्स लॉ एक है, ये कैसे पता चलेगा? एक में तो केवल टी की पावर 4 है, एक में टी नोट की पावर 4 है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, थर्मोडायनामिक्स प्रूफ ऑफ, थर्मोडायनामिक प्रूफ ऑफ
ऑफ स्टीफन्स लॉ, स्टीफन लॉ का उसमें गति उत्पत्ति। क्या भाई, देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले स्टीफन्स लॉ क्या था आपका, E = सिग्मा टी की पावर 4। अब मुझे इस स्टीफन्स लॉ का प्रूफ करना है। भाई प्रूफ करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या है वे बेसिक चीजें? देखो हमने कल बताया था जो आपकी एनर्जी डेंसिटी होती है, इसके बारे में हमने बड़ी अच्छी खासी चर्चा की थी। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू लिखते हो, स्मॉल यू लिखते हो, और स्मॉल यू किसके बराबर होता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर था? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, हमने चर्चा की थी। अब मैं तुमसे बताऊं, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन, मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखते हैं और एनर्जी को कैपिटल यू से लिखते हैं। मैंने बड़े अच्छे से चर्चा की थी। अगर मैं आपसे प्रेशर में और स्मॉल यू में रिलेशन बताता हूं तो बड़े ध्यान से समझना। प्रेशर क्या होता है? 1/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अगर कहोगे प्रूफ करा दूंगा। भाई ये एनर्जी डेंसिटी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में अलग अलग ब्रेक हो जाती है, तो इस वजह से इसे क्या लिखते हैं? U/3 लिखते हैं। तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या हो गया? U/3 हो गया। अब देखो नेक्स्ट एक रिलेशन और, अगर कोई ब्लैक बॉडी है, भाई ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी वो होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाला सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। सॉरी, अब मैं क्या कर रहा हूं? स्मॉल यू में और ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन था E और स्मॉल यू में रिलेशन निकलवाना चाहूं, E में और स्मॉल यू में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं बच्चों, तो क्या होगा? E = 1/4 UC। ये रिलेशन है, मैं प्रूफ करा दूंगा। चलो मैं प्रूफ करा दूंगा जैसे बुक कंप्लीट होगी। अभी फिलहाल के लिए आप इन रिलेशंस को जहन में ताड़ लो, उतार लो। देख हमने बताया एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी बाय 3। अब रेडिएशन में और एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन ये आ गया। ये C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती, 3 × 10⁸ ये है हमारा C। ठीक, दोनों में रिलेशन आ गया ये। अब देखो होता क्या है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ करते हैं। लिखो लिखो लिखो, क्या लिखो? लेट स्मॉल यू बी द, हाँ आज सेकंड ईयर की होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा 7 बजे के आसपास होगी अजय जी, 7 बजे 7 PM के आसपास। ठीक, लिखिए लेट स्मॉल यू बी द एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू बी द एनर्जी डेंसिटी एंड कैपिटल यू इज द एनर्जी एंड V be the volume of the body, then 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 we know that, जब हम जानते हैं, क्या जानते हो तब आप? We know that, हम जानते हैं स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन V। यहां से कैपिटल U की वैल्यू क्या आ गई भाई? स्मॉल u इंटू कैपिटल V। इस चीज को याद रख लो, छाप लो दिमाग में एकदम। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान ली। आगे मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, देखो भाई शीला जी आप क्या कीजिए, आप बैक जाके शुरुआत से देख लीजिए, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा यहां तक। अब हम अपने प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। क्या? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपका पहला लॉ। ये तो हम इस बुक के लास्ट में चल रहे हैं बिल्कुल। आपका थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या कहता है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? dQ = du + dw। याद है कुछ? जिस बच्चे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद ना हो बता देना भाई, यही था, हमने कई बार पढ़ा है। ठीक, एक चीज और देखो, यहां पर बता दे रहा हूं, आपका जो dQ था ये किसके बराबर था?
डी क्यू किसके बराबर था अगर आपके याद हो? अबे एंट्रोपी नहीं होती थी फाई, और वो किसके बराबर होती थी? क्यू अपॉन टी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट गिवन और टेकन। कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट गिवन और टेकन। आपने क्या किया? दोनों तरफ डिफरेंशियल किया, तो टी तो कांस्टेंट है, ये तो होगा ही नहीं चेंज, तो यहां से ये मल्टीप्लाई में, तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? टी डी फाई या टी डी एस। मैंने बताया था या तो इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या एस से रिप्रेजेंट करेंगे, याद है कुछ? या तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या एस से, मैंने ये बोला था। आओ अब आगे चलो, तो यहां से मैंने डी क्यू की वैल्यू रख दी कितनी? टी डी फाई इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। बट डी डब्ल्यू क्या होता है? डी फाई की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। डी फाई कितना होगा? डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी। बताओ इसमें कोई समस्या? यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, बड़ा अजीब अटपटा है, अगर समझ लिया तो ही कुछ कर पाओगे। बड़ा अजीब और अटपटा टॉपिक है, ठीक। ये आपकी क्या हो गया? डी फाई इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी, यहां तक हो गया मेरा। अब मैं आगे चलूं, इसे क्या मान लूं? इक्वेशन नंबर, पहले हमने फर्स्ट मानी हुई है, इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लेता हूं। अब हम क्या लगा रहे हैं? फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। नीचे की साइड दिख रहा है, देख लेता हूं मैं एक बार, कभी मैं ज्यादा लिख दूं, अभी तो काफी स्पेस है। मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन क्या था बच्चों? मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन क्या था? डी फाई ओवर डी टी डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। याद है मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन? यही तो था मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन। मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिखा, हमने अपने पास से कुछ नहीं लिखा, हमने फर्स्ट रिलेशन लगा दिया। और फर्स्ट रिलेशन क्या है ये? तो हम यहाँ पे इस डी फाई की वैल्यू रख सकते हैं। देखो मैं डी फाई की वैल्यू रखता हूं किससे? सेकंड इक्वेशन से डी फाई की वैल्यू। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ on putting the value of किसकी वैल्यू? डी फाई की, डी फाई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से मैं डी फाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो डी फाई की वैल्यू पुट की मैंने, डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू अबे यो भी तो है अपोन का टी भी तो लिखना है हमें। देखो डी फाई की वैल्यू क्या है? ये डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी। अब अपॉन टी को मैं बाहर लिख रहा हूं, बताओ इससे कोई फर्क पड़ा? भाई डी फाई की वैल्यू ये रही, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी, और ये डी वी ऐसी रखा इंटू टी इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। यहां तक तो हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 अपॉन टी डी यू ओवर डी वी अलग लिख लिया। मैं एक काम कर रहा हूं भाई, देखो डी यू ओवर डी वी तो अलग हो गया, एट कॉन्स्टेंट टी प्लस, जब इसके अपोन में करते हैं तो डीवी से डीवी कट जाता है, बस क्या बचता है? पी बचता है इज इक्वल टू, ये जो टी डिवाइड में था ये टी मैंने मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया, डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये हो गया हमारे पास एक बेसिक सी बच्चों वाली चीज रिलेशन। अब इस कैपिटल यू की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट से, यू इंटू वी, कैपिटल यू की वैल्यू यू इंटू वी, तो चिपका दो ना, यहाँ से काटो, ऐसे काटनी नहीं है, वैसी पुट रख दो। क्या? कैपिटल यू की जगह स्मॉल यू इंटू कैपिटल वी अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी इज इक्वल टू, ये तो अलग है, ये तो बाद में जरूरत पड़ेगी, टी क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी, तो अभी क्यों समझाया? सर का ही चल गया है, चलना जरूरी है।
अगर नहीं चलोगे तो मर जाओगे, दिमाग का चलना बहुत जरूरी है। देखो भाई यू तो एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट, यू तो बाहर क्या बचेगा, डेल वी ओवर डेल वी, खचक खचक डेल वी से डेल वी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा यू, यू प्लस पी, यू प्लस पी बचा हमारे पास यहाँ पर। और क्या बचा, चीतो मेरे नन्नो मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, और ये बचा मेरे पास। बेसिक सी चीज है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो। अब आप यो वैल्यू जानते हो, इस वैल्यू को यहां से उठाओ और पी पे यहां चिपका दो। चिपका दोगे, फेविक्विक से चिपका दूं। अब मैं इधर का हिस्सा रफ कर दे रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने स्क्रीन छोड़ दिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। यहां तक आपको कोई समस्या मेरी राय में तो होनी नहीं चाहिए। अगर अब भी हो रही है तो डूब के मर जाना। कहाँ, चुल्लू भर पानी में। क्या कह रहे हो, सर्दी में नहाने का तो नहीं करता, नहीं डूबने का तो नहा जाता हो, क्या मैं इस्तीफा लगा रखते हो हैं? सच सच बताना, कोई ऐसा नहीं डालते हैं ताले में। देखो t डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया, और ये वाला t जो है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जब वैल्यू u ही बच गई, इसका t का क्या रिलेशन, u तो किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल U पे और v पे, कोई लेना देना नहीं, तो t लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलो आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। वी नो दैट, हम जानते हैं, जानते तो कुछ नहीं, जबरदस्ती जनवाना पड़ रहा है। क्या जनवाना पड़ रहा है, ये वाली वैल्यू। कहोगे प्रूफ दिखा दूंगा, लंबा प्रूफ है, पूरा एक लेक्चर चाहिए। ठीक है, इसलिए इसमें वैल्यू पुट रख रहा हूं मैं। u प्लस पी की जगह क्या रख दिया, u बाई 3 रख दिया, इज इक्व टू टी। फिर से p की जगह u बाई 3 रखोगे तो बाई 3 तो मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, डेल u ओवर डेल v एट कॉन्स्टेंट v। बताओ कोई समस्या, अरे यार यहाँ t होगा, यहाँ v नहीं होगा, जब से गलत लिखते आ रहे हो, ये रहा टी, पता नहीं क्या करो हो गया। बताओ कोई समस्या, क्या कह रहे भैया, आप ही तो कर रहे हो। अब यहां पे इसे सोल्व करो, 3u प्लस u 4u आपके लिए है, इज इक्व टू टी बाई 3। अब भैया इस v को गायब कर रहा हूं, पार्शियल को कंप्लीट में बदल रहा हूं, du ओवर dt। 3 ने 3 को मार दिया, dt इधर, यो t इधर, dt इधर, dt इधर, तो dt अपॉन टी, बाहर क्या है 4, इज इक्व टू डी यू अपॉन यू। बताओ भाई, यहां तक किसी भी नन्हे मुन्ने राही को समस्या है? नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद। जल्दी बताओ, किसी को समस्या है? नहीं समस्या। देखो अब मैं क्या करूंगा, वही जिसका मुझे डर था पुष्पा, क्या, इंटीग्रेट। अब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा। अब इंटीग्रेट आपको करना आता है, 1 अपॉन टी का कितना होगा, log t इज इक्व टू 1 अपॉन यू का log u। ले लिया हमने, ले लिया। अब मुझे एक चीज तो बताओ, ये भाई स्मॉल u है। अब मुझे एक चीज तो बताओ, जब आप इंटीग्रल कर लोगे तो प्लस सी करोगे, हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्लस करेंगे। अब जब कांस्टेंट प्लस करेंगे, दोनों वैल्यू लॉग में आ रही है, तो हम कांस्टेंट भी लॉग वाला ही प्लस करेंगे, ताकि बाद में एंटी लॉग लेकर लॉग को खत्म करने में, उसका कत्ल करने में आसानी रहे। मोहित जी ने कहा लॉग सी ले लेंगे, चलो सी ले लिया, लेकिन आगे जाके हमें सी की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट कह रहे हैं। तो यहां से हम सी ना मान के कुछ और, जो आपकी बुक में मानना हुआ है, बुक में आपके ए मानना हुआ है, तो हम ए मान लेंगे। ठीक, बेसिक सी बच्चों वाली चुन्नू सी चीज। अब आपको लॉग में पता है, जो पावर में होता है वो कहां पहुंच जाता है, जो शुरुआत में होता है वो कहां पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। जल्दी स्क्रीनशॉट खींच दो। देखो मैं और भी आसान बताऊं आपको, अभी नोट करना से पहले एक चीज सोचना, और भी आसान बताऊं। अब मुझे एक बात बताओ, ये कांस्टेंट मैं इधर प्लस करूं या इधर प्लस करूं? जिधर मर्जी हो मैं उधर प्लस कर सकता हूं, इस चीज का तो आपको पता है। हमें देखो रिजल्ट क्या लाना है, E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो हमें कांस्टेंट किधर रखना है, टी की साइड रखना है। किधर रखना है, टी की साइड। हमने रख लिया किधर, यू की साइड। तो हम अपने रिजल्ट के लिए इस log a को हम इधर प्लस कर रहे हैं। बताओ, इससे तो कोई समस्या नहीं।
इससे तो किसी को कोई, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि आपको पता चल जाए हम कांस्टेंट log a इधर कर रहे हैं। कांस्टेंट हमें अपने पास से तो करना है, हम किधर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब डेल यू अपॉन यू इधर लिख लो, यो इधर लिख लो, जब इंटीग्रल कर दोगे फिर वापिस से कांस्टेंट लोगे इधर आएगा। कोई समस्या? यस नो बताओ। कर दो रफ इधर का। चलिए मैंने इधर का रफ कर दिया। देखो भाई कांस्टेंट log क्यों लिया भाई, देखो ये हमारी दोनों वैल्यू log में आ रही थी। आप log मत लो, c ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इस c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनिशियल कंडीशन में ले जाकर। लेकिन हमारा क्या है, हमारा ये दोनों भी log में आ रहे हैं, तो रिजल्ट आसानी से सोल्व कर सकूं तो log मान लिया। आपकी नहीं इच्छा है log मानने की, मत मानो तो भी आंसर सटीक सही एकदम परफेक्ट आएगा। घबराओ मत, सब सही रहेगा। देखो अब आपको पता है ये शुरुआत में है, ये पावर में पहुंचेगा, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, log t की पावर 4 प्लस log a इज इक्वल टू log u। अभी अवन्या जी ने बताया था जो प्लस में होते हैं log में मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो log a t की पावर 4 इज इक्वल टू log u। अब जब एंटी log लूंगा, दोनों तरफ log है, log को मार देगा तो क्या बचेगा, a t की पावर 4 इक्वल टू u या u इक्वल टू a t की पावर 4। ये बताओ ये इक्वेशन कौन सी आई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आई अपने हिसाब से मान लेना। ठीक, अब एक बेसिक सी चीज, वी नो दैट, हम जानते हैं, बार बार हम ये लिख देते हैं, वी नो दैट द रेडिएशन E by black body is given by हमने पहले ही बता दिया था ये वाला रिजल्ट। E कितना होता है, 1/4 UC इतना होता है। अब आपका 4E मल्टीप्लाई में आ गया अपॉन U इज इक्वल टू, अपॉन U मत लो, अपॉन C लो इज इक्वल टू U। ये U की वैल्यू आ गई स्मॉल u की, 4 मल्टीप्लाई में C अपॉन में, पुट इन इक्वेशन थर्ड। भाई इक्वेशन थर्ड में हम टन टन कर देंगे। ठीक, चला कर दे रफ। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। आइए इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। देखो जैसे हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो देखो u की वैल्यू क्या, 4E बाई सी इज इक्वल टू AT की पावर 4। तो आपका E कितना आ गया, AC बाई 4 T की पावर 4। E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। वेहर जहां जहां तू जाएगा है, सिग्मा इक्वल टू AC की पावर 4 नोन एज, भाई खाली स्टीफन कांस्टेंट पे भी नाम कह रहा क्या, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोन एज स्टीफन कांस्टेंट। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये आपका डेरिवेशन था प्यारी बच्चा पार्टी। कोई समस्या हो, देखो भाई अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है डेरिवेशन में कुछ भी, तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है, उनका आंसर कैसे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसी वीडियो ख़त्म होती है तो अपने क्वेश्चन वीडियो के कमेंट में लिख दिया करें, क्योंकि भाई मैं व्हाट्सअप सारी चेक नहीं कर पाता। अपनी क्वेरी जो भी है लाइव में नहीं, लाइव तो पढ़ी नहीं जाने की, बाद में आपके देखो मोस्टली हर एक कमेंट को हम लाइक और हर्ट देते हैं, इसका मतलब वे पढ़े जा रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पे कमेंट कर दोगे अपने डाउट का तो शायद वे मेरे तक पहुँच जाए, क्योंकि व्हाट्सअप के आपके ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे तक नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ ही पहुँचते हैं। ठीक, प्रणाम, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।